हाय दोस्तों, वेलकम टू बैक माय चैनल। मैं ये कहानी का भाग पहला लेकर आई हूँ, तो हम बिना देरी के स्टोरी स्टार्ट करते हैं। एक 45 साल की औरत किचन में फ्रिज से पानी की बोतल निकाल के टेबल पर रख रही थी। तभी घर का डोरबेल बजता है, जिसकी आवाज़ उसके कानों में जाती है। तो वो एक नज़र डोर की तरफ देखती है और फिर वो अपनी साड़ी का पल्लू ठीक करते हुए दरवाजे की तरफ चली जाती है। जैसे ही वो दरवाज़ा खोलती है तो सामने उसकी नज़र एक खड़ी लड़की पर जाती है, जिसे देखकर उनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ जाती है। सामने खड़ी लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा, नमस्ते आंटी। और वो औरत मुस्कुराते हुए उस लड़की से कहती है, नमस्ते बेटा। लड़की ने कहा, आंटी आप कैसी हो? जानकी जी लड़की से बोली, मैं ठीक हूँ, तुम बताओ तुम कैसी हो और तुम बाहर क्यों खड़ी हो? आओ ना अंदर आओ। उस लड़की ने एक गोल्डन कलर का वन पीस पहन रखा था। उसके बाल खुले हुए थे, उसके चेहरे पर हल्का मेकअप, होठों पर रेड लिपस्टिक, हाथ में ब्रेसलेट और पैरों में हाई हील्स थी, जिसमें वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। उस लड़की की हाइट 5.3 फुट थी। दूध सा गोरा रंग, कमर तक सिल्की स्ट्रेट बाल और ब्राउन और गहरी छोटी सी नाक और गुलाबी सी पंखुड़ी होठ, जिससे उस लड़की का नाम सहर था। सहर अंदर कदम रखते ही जानकी जी से कहती है, मैं आपके सामने हूँ आंटी, आप खुद देख लो, मैं भी भली चंगी ही लग रही हूँ या नहीं। इतना कहते हुए वो हंस पड़ती है। वहीं शहर की बात सुन जानकी जी भी हंसते हुए अपनी गर्दन हाँ में हिला देती है। शहर जानकी जी से इधर उधर देखते हुए बोली, आंटी मेरी जान कहाँ है? क्या अब तक वो सो रही है, तैयार नहीं हुई? जानकी जी अपनी गर्दन नाम में हिलाते हुए ऊपर सीढ़ियों की तरफ देखते हुए बोली, शहर बेटा तुम अपनी जान को अच्छे से जानती हो, फिर भी मुझसे सवाल कर रही हो। शहर ने कहा, हाँ आंटी मैं उसे बहुत अच्छे से जानती हूँ, मैं आती हूँ अभी। उसे देखकर इतना कहते हुए वो भागकर सीढ़ियों से ऊपर की ओर जाती है। शहर जैसे कमरे में एंटर करती है तो बस तेज तेज किसी का नाम पुकारने लगती है, मान्यता मान्यता कहाँ है तू? वो इतना ही बोली थी कि तभी उसके कानों में पानी गिरने की आवाज़ आती है, जिसे सुनकर वो समझ जाती है कि मान्यता अभी वॉशरूम में नहा रही है। शहर अपने कदम वॉशरूम की तरफ बढ़ाती है और फिर डोर पर नॉक करती है। बाथरूम से एक लड़की की आवाज़ आती है। वो मान्यता बोलती है, हाँ आ रही हूँ अभी। शहर कह रही थी, मान्यता तुझे अपने बॉयफ्रेंड की बर्थडे पार्टी में जाना है या नहीं, कि अपनी शादी के लिए तैयार होना है, इसलिए जल्दी आ जा। और कितना टाइम लगाएगी? शहर अपनी बात कह ही रही थी कि तभी बाथरूम का डोर खुलता है और मान्यता अपनी आंखें छोटी करके शहर को घूरने लगती है। मान्यता का कलर रंग गोरा, उसकी हाइट लगभग 5.5 इंच थी। ग्रे कलर की आंखें, छोटी सी दबी हुई नाक, गुलाबी होठ, इतने की गुलाबी की पंखुड़ी भी एक पल के लिए शर्मा जाए। उसके लंबे सिर के बाल। मान्यता बेहद खूबसूरत थी। लड़के उसकी एक झलक पाने के लिए उस पर मरा करते थे, लेकिन मान्यता का दिल किसी के पास था तो वो था आकाश। आकाश मेहरा, मान्यता का बॉयफ्रेंड, जिससे वो बेहद प्यार करती थी। आज उसके बॉयफ्रेंड का बर्थडे था, जिसके लिए उसने एक बार में पार्टी रखवाई थी और सभी को बुलाया था। पार्टी की सारी अरेंजमेंट मान्यता ने खुद अपने हाथों से करवाई थी। मान्यता शहर से बोली, हाँ तो शादी नहीं है तो क्या, मेरी जान की तो बर्थडे तो है ना, तो आज की शाम अच्छा तो दिखना बनता है ना। इतना कहते हुए वो अपने कदम शहर की तरफ बढ़ा देती है। शहर मुस्कुराते हुए मान्यता के गले लगते हुए कहते हैं, हाँ क्यों नहीं, मैंने कब तुझे मना किया है। लेकिन मान्यता साहिबा जल्दी कीजिए, पार्टी खत्म होने के बाद जाने का इरादा है क्या आपका? कहीं ऐसा न हो कि आपकी जान आकाश आपका वेट करते करते ही रह जाए। मान्यता शहर से गले मिलकर दूर होते हुए बोली, यार तू जानती है ना, जब मैं सोचती हूँ कि मुझे अच्छे से रेडी होना है तब मैं यही डिसाइड नहीं कर पाती हूँ कि ड्रेस में कौन सी पहनूं और कौन सी नहीं। शहर मुस्कुराते हुए नामे गर्दन हिलाते हुए कहती हैं, हाँ मैं जानती हूँ। अच्छा पहले तू शांत हो जा और ये बता, तुमने कुछ ड्रेसेस सिलेक्ट तो की होगी ना? वो कहाँ है तो मैं तुम्हारी हेल्प करती हूँ।
मान्यता ने कहा, हाँ यार, तू ही कर सकती है। मैंने सुबह से सारा कबर्ड छान मारा, मुझे कोई ढंग की ड्रेस मिल ही नहीं रही और जो मैंने सेलेक्ट की है वो ड्रेस बेड पर रखी है। इतना कहते हुए मान्यता मिरर के पास जाती है और ड्रायर से अपने बाल सुखाने लगती है। मान्यता शहर की बात सुनते ही बेड की तरफ देखती है और फिर अपने कदम बेड की तरफ बढ़ाती है, जहाँ बहुत सारी ड्रेसेस थी जो सुंदर और एक्सपेंसिव थी। शहर बड़े गौर से सारी ड्रेस देखते हुए अपने हाथ में उठाकर देखती है। कुछ खबर बाद शहर अपने हाथ में एक ड्रेस लिए मान्यता के सामने खड़ी हो जाती है। शहर अपनी कमर पर हाथ रखते हुए बोली, तू भी ना मान्यता, कितना सिंपल था। इन सारी ड्रेसेस में सबसे अच्छी ड्रेस चुनना। देख, ये रेड कलर की ड्रेस तुझ पर बहुत अच्छी लगेगी। इतना कहते हुए वो अपने हाथ में पकड़ी हुई ड्रेस को मान्यता के सामने करती है। मान्यता शहर के हाथ से ड्रेस को लेकर शहर के गले लगती है और कहती है, थैंक्स शहर, अगर तू ना होती तो मेरा क्या होता। इतना कहते हुए वो स्माइल करने लगती है। शहर मान्यता को पीछे करते हुए बोली, अब चल जल्दी से चेंज करके आ, उसके बाद मैं तुझे रेडी करती हूँ। आज तो तेरी जान आकाश तुझे देखकर एक बार फिर से अपना दिल तुझे दे बैठेगा। इतना कहते हुए वो हंसने लगती है, साथ ही मान्यता भी हंसने लगती है। 1 घंटे बाद मान्यता पूरी तरह से रेडी हो जाती है। मान्यता ने वी नेक शेप का वन पीस पहना था जो उसकी थाई तक था और उसके हल्के मेकअप, रेड लिपस्टिक में उसकी होठ। मान्यता बहुत खूबसूरत लग रही थी। मान्यता के एक हाथ में ब्रेसलेट था और पैरों में हाई हील्स, खुले बाल, जिसमें वो काफ़ी खूबसूरत लग रही थी। मान्यता और शहर अपने हाथ में मिनी स्टाइलिश पर्स लिए हुए अपने रूम में खड़ी थी। वहीं शहर उसके सामने उसके ऊपर से नीचे देखते हुए बोली, अति सुंदर। इतना कहकर वो एक दूसरे को देखकर हंसने लगती हैं। अब चल वरना लेट हो जाएंगे। इतना कहते हुए शहर मान्यता का हाथ पकड़कर उसे रूम से बाहर ले जाने लगती है। तभी मान्यता अपने कदम रोक लेती है। शहर पीछे मुड़कर मान्यता को देखते हुए कहती है, अब क्या हुआ। मान्यता शहर से अपना हाथ छुड़ाते हुए टेबल के पास जाती है और एक छोटा सा बॉक्स और लिली फ्लावर बुके लेते हुए अपने कदम आगे बढ़ाती है। मान्यता शहर से बोली, मेरी जान का गिफ्ट तो यहीं रह गया था। मान्यता के इतना कहते ही शहर का ध्यान उसके हाथों में लिए गिफ्ट बॉक्स और बुके पर जाता है। शहर मान्यता के हाथ से उस छोटे से बॉक्स को लेकर उसे खोलते हुए देखती है और फिर मान्यता से कहती है, फिंगर रिंग। मान्यता बॉक्स में रिंग निकालते हुए बोली, हाँ रिंग कैसी है और क्या ये आकाश को पसंद आएगी। मान्यता शहर के हाथ में ली हुई रिंग को देखते कहती है, बहुत अच्छी है ये रिंग और आकाश को तो ये ज़रूर पसंद आएगी। उसकी पसंद ने से जो उसके लिए रिंग पसंद की है। लेकिन फिर शहर के दिमाग में कुछ खटकता है तो उसने कहा, एक मिनट, कहीं तो उसे प्रपोज कर उसके साथ नाइट स्पेंड तो नहीं करना चाहती है ना। इतना कहते हुए वो मान्यता को देखने लगी। वही मान्यता हल्का सा मुस्कुराते हुए अपनी नज़रें नीचे कर लेती है और फिर कहती है, अब चल जल्दी। इतना कहते ही वो रिंग को वापस बॉक्स में रखकर रूम से बाहर निकलती है। लेकिन उसका मुस्कुराना शहर को बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर चुका था। तो शहर ने मान्यता से कहा, बट बेबी, ये पेनफुल नाइट तुम बर्दाश्त कर पाओगी क्या। उसके इतना कहते ही मान्यता उसे घूरते हुए बोली, तू चल चुपचाप से, मैंने इतना आगे का नहीं सोचा है। ये कहते हुए मान्यता शहर को खींचते हुए लेकर बाहर चली गई। इस वक्त दोनों कार में बैठी थी। शहर अपने फ़ोन में डूबी हुई थी तो वही मान्यता विंडो से बाहर देख रही थी। तभी अचानक ड्राइवर कार रोक देता है, जिसकी वजह से दोनों का ध्यान ड्राइवर पर से हट जाता है। शहर ड्राइवर से बोली, व्हाट हैपेंड अंकल। ड्राइवर शहर का सवाल सुनते ही कहता है, पता नहीं मैम, अचानक से कार रुक गई, मैं अभी चेक करता हूँ। इतना कहते हुए वो कार का डोर खोलकर बाहर आता है। फिर चारों टायर्स देखता है। टायर्स को ठीक देखकर ड्राइवर कार के सामने जाकर कार का फ्रंट पोर्शन खोलता है, जिसमें से धुआं निकलने लगता है। मान्यता शहर से कहती है, क्या हुआ है। वो इतना ही कहती है कि तभी ड्राइवर अपने मुंह को ढके हुए मान्यता और शहर की तरफ आते हुए कहता, वो सॉरी मैम, कार खराब हो गई है।
अब हम आगे नहीं जा सकते। उनके इतना कहते ही शहर और मान्यता दोनों सवालिया नज़रों से एक दूसरे को देखकर कहती है व्हाट, और इतना कहते हुए दोनों कार से निकलकर बाहर खड़ी हो जाती है। मान्यता, अब क्या हम करें? कार तो खराब हो गई और इस सुनसान रास्ते पर कोई ऑटो और लिफ्ट देने वाला भी नहीं दिख रहा। अब हम कैसे पहुंच पाएंगे पार्टी में? इतना कहते हुए मान्यता के चेहरे पर जो अब तक मुस्कान खिली हुई थी वो गायब होती जा रही थी। शहर मान्यता के कंधे पर हाथ रखते हुए बोली, तू फिक्र क्यों करती है मेरी जान, कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। उसने इतना ही कहा था कि तभी उसके कानों में एक आवाज़ आती है जिसे सुनकर दोनों के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। ये आवाज़ एक हॉर्न की थी। दोनों कार से लिफ्ट मांगकर कार में बैठ जाती है। 1 घंटे बाद दोनों बार के एंट्रेंस करती है जहाँ पर आकाश की बर्थडे पार्टी चल रही थी। मान्यता के हाथ में एक लिली फ्लावर का बुके था तो वहीं आकाश के लिए एक हाथ में गिफ्ट। वो तेजी से अंदर की ओर जा रही थी, वहीं शहर उसके पीछे पीछे थी। मान्यता जैसे ही बार में एंटर करती है उसके सामने उसके सारे दोस्त नज़र आते हैं जो डांस कर रहे थे, लेकिन मान्यता की नज़रें किसी और को ही ढूंढ रही थी। वो था आकाश। मान्यता के कुछ दोस्त उसके पास आते हैं और उसे हेलो करने लगते हैं। मान्यता कहने को तो सबको रिप्लाई दे रही थी, लेकिन उसकी नज़रें बस आकाश को ही ढूंढ रही थी। शहर मान्यता का हाथ पकड़ते हुए कहती है, तू कॉल कर ले आकाश को, यहीं कहीं होगा। वो कहाँ गया होगा? वैसे भी हम लेट है, शायद वो हमारे वेट में कहीं बैठा हो। शहर के इतना कहते ही मान्यता अपने पर्स से फ़ोन निकालती है, लेकिन उससे पहले वो शहर के हाथों में अपना सामान पकड़ा देती है, जिसे देखकर शहर अपनी आंखों को छोटा कर मान्यता को देखने लगती है। मान्यता आकाश को 2 कॉल कर चुकी थी, लेकिन उसने एक भी कॉल रिसीव नहीं किया था, जिसकी वजह से मान्यता के चेहरे की मुस्कुराहट की जगह अब उदासी ने ले ली थी। मान्यता शहर से बोली, शायद यहाँ सिग्नल नहीं आ रहा, मैं अभी आकाश से बात करके आती हूँ। इतना कहते हुए वो अपने कदम आगे की ओर बढ़ा देती है और वो लगातार आकाश को कॉल किए ही जा रही थी। वहीं उसकी नज़रें बार के हर कोने में बस आकाश को ही ढूंढ रही थी। तभी एक वेटर मान्यता के पास ड्रिंक लेकर आता है। मान्यता वेटर को देखते हुए कहती है, नो थैंक्स। वो वेटर मान्यता के चेहरे पर परेशानी देखकर कहता है, मैम क्या हुआ, आप इतनी परेशान क्यों लग रही हैं? मान्यता मुस्कुराते हुए बोली, नो इट्स नथिंग लाइक दैट, मैं बस आकाश को कॉल कर रही थी, वो पार्टी में अभी तक नहीं आया है शायद। वेटर मान्यता की तरफ असमंजस से देखकर कहता है, पर मैम आकाश सर कब के पार्टी में आ चुके हैं, उन्होंने अपना केक भी कट कर लिया है, वो अब अपने रूम 103 में गए हैं। मान्यता जैसे ही उस वेटर की बात सुनती है वो हैरान रह जाती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आकाश कैसे उसके बिना पार्टी में अपने बर्थडे केक को कट कर सकता है। ये पार्टी तो उसने ही रखी थी आकाश के बर्थडे के लिए, फिर भी आकाश ने ऐसा क्यों किया? उसके दिमाग में बस अब यही सब सवाल चल रहे थे। तभी मान्यता अपने सिर को झटकते हुए अपने आप से कहती है, मान्यता तू भी पागल है कि तू पार्टी में कितनी लेट हो गई, कार खराब होने की वजह से, और ज़रूर आकाश को कुछ अर्जेंट काम होगा तभी उसने ऐसा किया होगा। अब जल्दी से चल, इससे पहले कि वो अपने रूम में भी चला जाए। इतना कहते हुए मान्यता अपने कदम रूम नंबर 103 की तरफ बढ़ा देती है। उसके चेहरे की मुस्कुराहट एक बार फिर से लौट आई थी। एक लड़का शावर के नीचे खड़ा हुआ था, ऊपर से शावर का पानी उसे भिगो रहा था। वहीं उसे अपने सीने पर किसी के नर्म हाथ महसूस होते हैं, जिन्हें वो लड़का पकड़ते हुए अपने आगे खींच लेता है। वो लड़का अपनी मदहोशी भरी आवाज़ में बोला, तान्या तुम जब भी मेरे इतने करीब होती हो तो मैं सब कुछ भूल जाता हूँ। इतना कहते हुए वो उसकी नेक पर अपने होठ रखता है। वहीं तान्या अपने सिर को मदहोश से ऊपर करते हुए कहती है, तो आज अपने आप को मुझे
मैं भी गुम कर दो। उसके इतना कहते ही उसकी सिसकियाँ बाथरूम में गूंज उठती है। वो लड़का शावर को बंद करता है और तानिया के होठों पर किस करते हुए उसे गोद में उठाकर बाथरूम से बाहर ले आता है। तानिया के पैर उस लड़के की कमर पर बंधे हुए थे तो तानिया के हाथ उस लड़के की गर्दन के इर्द गिर्द में थे। वो लड़का जैसे ही तानिया को बेड पर लिटाता है तो वो खड़े होकर तानिया को ऊपर से नीचे तक देखने लगा। तानिया के शरीर पर सिर्फ एक टॉवेल था। तानिया अपने बालों में हाथ डालते हुए मदहोशी भरी आवाज़ में बोली, बेबी किसका इंतज़ार कर रहे हो? तुम्हें जो चाहिए तुम वो ले सकते हो। आज मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं रोकूंगी। वो लड़का झट से नीचे झुकते हुए अपनी कमर से टॉवल को उतार नीचे फर्श पर फेंक देता है। उसके बाद वो तानिया के शरीर से भी टॉवल को उतार कर नीचे फेंक देता है। दोनों एक दूसरे में गुम होने लगे थे। वो लड़का तानिया की बॉडी को अपने होठों से एक्सप्लोर किए जा रहा था। वही तानिया की मदहोश कर देने वाली आवाज़ें उस लड़की को बेकाबू किए जा रही थी, जिसकी वजह से वो तानिया की बॉडी में बाइट भी कर रहा था। वो लड़का तानिया के होठों को अपने कैद में लेते हुए अपने हाथों को तानिया की बॉडी पर फिराने लगता है और कुछ ही देर बाद वो अपने आप को तानिया की बॉडी में एंटर करता है। वहीं तानिया की हल्की सी चीख निकलती है और उसके बाद वो आहें भरने लगती है। तानिया का एक हाथ उस लड़के के बालों में घूम रहा था तो दूसरा उसकी मस्कुलियर बॉडी पर। तानिया की कमर बेड से कुछ ऊपर की ओर उठ गई थी और उसकी आंखें भी अब चढ़ने लगी थी। पूरे रूम में सिर्फ उसकी सिसकियों की आवाज़ गूंज रही थी, जो वहाँ के माहौल को और भी गर्म बना रही थी। दूसरी ओर मान्यता खुश होते हुए आकाश के रूम की ओर बढ़ती जा रही थी और रूम के डोर को देखते हुए वो अपने आप से कहती है, आकाश आई नो तुम अंदर हो और मेरा ही वेट कर रहे हो, क्योंकि हमने एक दूसरे से प्रॉमिस किया था कि आज के दिन हम दोनों हमेशा के लिए एक हो जाएंगे। मान्यता अपने चेहरे पर बड़ी सी स्माइल लिए हुए रूम को के डोर को नॉक करने ही वाली थी कि तभी डोर अपने आप हल्का सा खुल जाता है। मान्यता मुस्कुराते हुए बोली, आकाश तुमने अपना रूम भी लॉक नहीं किया। इतना कहते हुए वो अपना एक कदम अंदर रखती है कि तभी अचानक वो अपने कदम पीछे खींच लेती है। मान्यता अपने चेहरे को हल्का सा आगे कर अंदर की तरफ देखती है, जिसे देखकर मान्यता की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है और उसके कानों में कुछ आवाज़ें आने लगती है। मान्यता की तो सांसें मानो रुक सी गई थी। मान्यता एक बार फिर अंदर देखती है। उसकी आंखों के आगे का नज़ारा मान्यता को बहुत तकलीफ दे रहा था। आकाश अपने बेड पर किसी लड़के के साथ था। दोनों के शरीर पर कपड़ों के नाम पर कुछ नहीं था। दोनों एक दूसरे में गुम थे। तभी मान्यता की नज़रें उस लड़की पर जाती है, जिसे देख मान्यता अपनी धीमी और हकलाती हुई आवाज़ में बोली, तानिया। मान्यता के दिमाग में वो पल घूमने लगा जब आकाश ने मान्यता को तानिया से मिलाया था। आकाश का कहना था कि तानिया उसकी बेस्ट फ्रेंड है, लेकिन मान्यता की आंखों के सामने जो हो रहा था वो तो कुछ और ही बयां कर रहा था। मान्यता बस अपनी आंखें बड़ी किए उन्हें ही देख रही थी। उसे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि वो रिएक्ट करे तो कैसे करे और क्या ही करे। तभी तान्या सिसकी लेते हुए अपने सिर को लेफ्ट साइड घुमाते हैं जहाँ मिरर लगा हुआ था। तभी उसकी नज़र डोर पर खड़ी मान्यता पर चली जाती है। मान्यता को देख तान्या तिरछी मुस्कुराहट लिए हुए आकाश से कहती है, बस बेबी नाउ यू हैव सेटिस्फाइड मी। तान्या तिरछी नज़र से मान्यता को देखते हुए आकाश को अपनी मदहोशी भरी आवाज़ में कहती है, बेबी तुमने मुझे बताया नहीं, तुम्हें तुम्हारी गर्लफ्रेंड क्यों नहीं पसंद? क्यों तुम मेरे पास आ जाते हो? क्या तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुम्हें वो नहीं देती जो तुम्हें चाहिए? आकाश अपने सिर में हाथ फेरते हुए मदहोशी से अपना एक हाथ तान्या की कमर पर रखते हुए कहता है, तान्या बेबी, जो सेटिस्फेक्शन मुझे तुम्हारे पास आकर मिलता है वो मैं अपनी प्रीति गर्ल मान्यता से कभी नहीं ले सका। आई थिंक वो मेरी नीड को फुलफिल कर ही नहीं सकती।
तान्या तिरछा मुस्कुराते हुए आकाश की तरफ देखती है, जो आंखें बंद किए हुए तान्या को अपनी बॉडी में फील कर रहा था। तान्या ने कहा, ओ रियली बेबी? आकाश ने कहा, यस बेबी, लेकिन तुम उसकी बातें करके इस मोमेंट को ख़राब करना चाहती हो। यू जस्ट मेक मी हैप्पी। आकाश के इतना कहते ही तान्या अपनी मोमेंट को बढ़ाती है और मान्यता जो जेलेसी फील कराने के लिए तेज़ तेज़ आहें भरने लगती है। वही मान्यता के आंखों के सामने तो अंधेरा सा छाने लगा था। वो अपने लड़खड़ाते कदमों के साथ पीछे होती है और चेहरे पर बिना कोई भाव लिए वहाँ से जाने लगती है। मान्यता के कदम लड़खड़ा रहे थे। उसे अपनी आंखों और कोनों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था, जिसे वो इतना प्यार करती थी वहीं उसके प्यार को अपने पैरों तले कुचलकर उसके बारे में ही गलत बातें कर रहा है। मान्यता के दिल की धड़कनें तेज हो रही थी तो कभी कम। उसे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि वो अब करे तो क्या करे। मान्यता कॉरिडोर से जा ही रही थी, उसे कोई होश ही नहीं था। तभी एक शख्स के साथ वो टकरा कर नीचे गिरती है, जिससे वजह से उसकी कोहनी में चोट लग जाती है और उसे अपनी कोहनी पर दर्द महसूस होता है। लेकिन ये दर्द उसके दिल के दर्द के आगे कुछ भी नहीं था। वो शख्स मान्यता के कंधों को पीछे से पकड़ते हुए कहता है और फिर कुछ कहने को होता है, उससे पहले ही उसका फ़ोन रिंग करने लगता है। वही मान्यता बिना किसी होश के उस शख्स को हाथ दिखाकर थैंक यू कहती है, लेकिन उसकी धीमी आवाज़ किसी को सुनाई नहीं देती, या यूँ कहे कि उसके मुंह से शब्द ही निकल नहीं पा रहा था, क्योंकि उसका गला तो रूंध गया था। वह शख्स कॉल रिसीव करते हुए अपनी सर्द आवाज़ में कहता है, आई एम कमिंग। अगर उन्हें वेट नहीं करना तो उन्हें जाने दो। इतना कहते हुए वो शख्स अपने तेज कदम लिए आगे बढ़ता है। न ही मान्यता ने उस शख्स को देखा था और न ही उस शख्स ने मान्यता को। मान्यता जैसे जैसे आगे जा रही थी, उसकी आंखों से आंसू लगातार बहने लगे थे। वो पार्टी के बीच से निकलने लगती है, तभी शहर उसका हाथ पकड़ते हुए कहती है, मिल गया तुझे तेरा जान, या कहीं छू हो गया वो? लेकिन मान्यता शहर की बातों का कोई जवाब नहीं देती। उसकी आंखों के सामने तो रह रहकर बस आकाश और तान्या ही नज़र आ रहे थे। जब मान्यता शहर को कोई जवाब नहीं देती तो शहर मान्यता को अपनी तरफ घुमाते हुए कहती है, अरे बोल भी अब, क्या हुआ? इतना बोलते हुए शहर की नज़रें मान्यता के चेहरे पर जाती है, जिस पर अब कोई भाव नहीं थे, लेकिन आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। शहर मान्यता को हिलाते हुए बोली, ये क्या हाल बना लिया है तूने अपना? बोल भी अब, क्या हुआ है? लेकिन मान्यता इस बार अपने होठों को हल्का सा हिलाती है, लेकिन म्यूज़िक की आवाज़ की वजह से शहर को कुछ सुनाई ही नहीं देता। शहर मान्यता का हाथ पकड़कर उसे साइड में ले आती है और एक चेयर पर बिठाकर कहती है, मान्यता अब बोल भी यार, क्या हुआ है तुझे? अब तेरी ये खामोशी मुझे डरा रही है। कहीं तुम दोनों में झगड़ा तो नहीं हुआ ना? अगर ऐसा है ना तो मैं अभी जाती हूँ और उस आकाश के बच्चे को मैं डांट लगाती हूँ। भला वो आज के दिन मेरी मान्यता को रुला भी कैसे सकता है? इतना कहते हुए शहर अपनी जगह से उठती है। तभी मान्यता उसका हाथ पकड़ते हुए ऐसा कुछ बोलती है, जिसे सुनकर शहर की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है। व्हाट? ये तू क्या बोल रही है? आकाश ने तुझे धोखा दिया, तेरे प्यार का मजाक बनाया? मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि अब तू कुछ बताएगी सही से। मान्यता की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। मान्यता रोते हुए शहर को सारी बातें बताती है, जो कुछ भी उसने रूम में देखा और जो बातें उसने तानिया और आकाश के मुँह से सुनी थी। मान्यता जैसे जैसे सब कुछ शहर को बता रही थी, शहर की आंखें छोटी होती जा रही थी। वही मान्यता की हालत भी अब रोते रोते खराब होने लगी थी। उसका पूरा चेहरा लाल हो चुका था और आंखें लाल होकर सूज गई थी, तो वहीं उसे अपने अंदर एक अलग सी बेचैनी भी महसूस हो रही थी। शहर गुस्से से अपनी मुट्ठी बंद करते हुए कहती है, उसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई? वो समझता क्या है खुद को? कहीं का वो राजकुमार है? इतना कहते हुए वो मान्यता की तरफ देखती है, जो लगातार रोए ही जा रही थी। शहर मान्यता को झट से गले लगाकर कहती है, तू अपने आंसू एक बकवास
और 2 कौड़ी के इंसान पर क्यों खर्च कर रही है जिसे किसी की फीलिंग से कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता। इसलिए तू शांत हो जा शहर। इतना कहते हुए मान्यता से कुछ दूर होते हुए उसका हाथ पकड़कर उसे ड्रिंक एरिया में ले जाते हुए कहती, मुझे अच्छे से पता है तुझे शांत कैसे करना है, तू चल मेरे साथ। शहर मान्यता को चेयर पर बैठाते हुए खुद भी चेयर पर बैठकर वेटर्स को ड्रिंक लाने कहती है। कुछ ही पल बाद वेटर ड्रिंक लेकर आता है। वही मान्यता बिल्कुल खामोश बैठी थी, लेकिन उसकी आंखों के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। वहीं उसकी आंखों के सामने बार बार रूम वाला ही सीन चल रहा था। शहर ड्रिंक मान्यता के सामने करते हुए कहती, मान्यता ये ले और इसे पीकर उस आकाश को ऐसा मजा चखा कि वो हमेशा याद रखे और आगे से कभी भी किसी लड़की को चीट करने से पहले वो 1000 बार सोचे। मान्यता एक नज़र ड्रिंक को देखते हुए कुछ सोचती है और फिर गुस्से से अपनी मुट्ठी बंद करते हुए एक हाथ से अपने आंसू पोंछकर वो झट से शहर के हाथ से ड्रिंक लेते हुए एक ही सांस में पूरा ड्रिंक खत्म करती है। वही शहर स्माइल करते हुए कहती है, ये हुई ना मेरी जान, मेरी मान्यता वाली बात। इतना कहकर वो भी अपने ड्रिंक उठाकर पीने लगती है। मान्यता खाली ग्लास टेबल पर रखते हुए अपनी तेज आवाज़ में वेटर को देखते हुए कहती है, वन मोर। इतना कहते हुए ही वो अपने आप से कहती है, आकाश आज जो तुमने मेरे साथ किया ना वो बिल्कुल अच्छा नहीं किया। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, तुम्हें मैं सबक सिखा कर रहूँगी। तुम्हें बहुत शौक है ना अपनी प्यारी दोस्त सॉरी आपकी बेबी तान्या के साथ रात गुजारने का। अब मैं तुम्हें उसके काबिल ही नहीं छोड़ने वाली। तभी वेटर एक ग्लास ड्रिंक बनाकर और एक ड्रिंक की बोतल मान्यता के सामने रख देता है। मान्यता ग्लास को उठाकर ड्रिंक करने लगती है। वही शहर जो खुद भी ड्रिंक कर रही थी वो मान्यता को ही देखे जा रही थी। वहीं दूसरी तरफ एक शख्स रूम में सामने चेयर पर बैठा था। वहीं उसके साइड चेयर पर काफ़ी आदमी बैठे हुए थे, जिसे देखकर बताया जा सकता था कि सभी हाई प्रोफाइल वाले गैंगस्टर है। और वो शख्स गैंगस्टर का लीडर जो यहाँ मीटिंग कर रहा था, वो अपनी चेयर पर बैठे ही कुछ वेपन्स को अपने हाथ में लिए बड़े ही गौर से देख रहा था। कुछ का तो उसने यूज़ भी किया था। तभी मीटिंग में वो गैंगस्टर लीडर खड़े होते हुए मिरर वॉल के पास जाकर खड़े होते हुए कहता है, ये हाईटेक वेपन की डील जितनी जल्दी हो सके डन कर दो। उसके इस फैसले को सुनकर वहाँ मौजूद कुछ गैंगस्टर खुश हो गए तो कुछ गुस्से से अपनी मुट्ठियाँ बांध लेते हैं, क्योंकि वो इस डील को लेना ही नहीं चाहते थे, लेकिन वो कुछ कर भी तो नहीं सकते थे। आखिर उनके गैंगस्टर लीडर का जो फैसला था, वही गैंगस्टर लीडर ने सभी को मीटिंग के बीच में ही जाने को कह दिया। ऐसे मीटिंग को अचानक बीच में रोकने की वजह से सब हैरान थे। तो वहीं उन सभी गैंगस्टर के बीच में से एक के चेहरे पर तिरछी मुस्कुराहट थी, जिसकी मुस्कुराहट ये बनाया कर रही थी कि उसने कुछ ऐसा किया है जिस वजह से इस मीटिंग को रोका गया है। कुछ देर बाद वो गैंगस्टर लीडर अपने रूम में था। वो मिरर के सामने खड़ा हुआ अपने आप को देख रहा था। उसका सर घूमने लगा था, तो वहीं उसे अपने पूरे शरीर में गर्मी महसूस हो रही थी, जिसके कारण पहले तो वो अपनी टाई को निकाल कर है, फिर अपने कोट को निकालकर साइड में रखता है। वो गैंगस्टर लीडर अपनी गहरी आंखों से मिरर में देखते हुए कहता है, ये हरकत जिसकी भी है उसे तो अपने ज़िंदा होने का भी अफसोस ज़रूर होगा। इतना कहते हुए वो अपने कदम आगे की ओर बढ़ा देता है। तभी अचानक उसके रूम का डोर नॉक होता है, जिस कारण उसकी आंखें छोटी हो जाती है। उसने अपने आदमी को सख्त ऑर्डर दिया था कि उसके रूम में कोई न आए, और फिर भी उसके रूम का डोर नॉक हुआ। वो गुस्से से अपनी मुट्ठी को बंद करते हुए अपने तेज कदमों से आगे बढ़ता है। वो जैसे ही डोर ओपन करता है तो अपने सामने एक लड़की को पाता है, जिसके हाथ में एक ड्रिंक की बोतल थी। तो वहीं वो एक सांस में ही बोतल को मुंह से लगाए ड्रिंक को पिए जा रही थी। वो जैसे ही दोबारा नॉक करती है तो उसका हाथ उस गैंगस्टर लीडर के सीने पर पड़ता है। वो लड़की कोई और नहीं बल्कि मान्यता थी, जो इतनी ड्रिंक करते हुए आकाश को ढूंढते हुए उस गैंगस्टर के रूम के सामने आकर खड़ी हो गई थी।
मान्यता अपनी अधखुली आंखों से उस शख्स को देखते हुए कहती है, हेलो आकाश, हैप्पी हैप्पी बर्थडे मेरी जान। इतना कहते हुए वो अपने हाथों से बॉटल को फर्श पर फेंकती है और नशे की हालत में वो उस शख्स को आकाश समझ रही थी, या यूँ कहें कि उसे अब हर जगह आकाश ही नज़र आ रहा था। वो शख्स जैसे ही उस लड़की की हरकत देखता है तो उसकी आंखें छोटी हो जाती है और वो कमरे से बाहर कदम रखते हुए उस लड़की को कुछ कहने ही वाला था कि तभी उसकी नज़र अपने गैंग्स के कुछ मेंबर पर जाती है जो कॉरिडोर में ही खड़े थे, जिन्हें देखते ही वो अपनी आईब्रो को रब करते हुए अपनी धीमी आवाज़ में कहता है, इसे भी अभी यहाँ आना था। इतना कहते हुए वो उस लड़की को गोद में उठाकर अंदर ले जाता है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसके गैंग के मेंबर उसे उस लड़की के साथ देखे और कुछ तमाशा हो। वो शख्स मान्यता को नीचे खड़ा करते हुए कहता है, हे लिसन, तुम्हें गलतफहमी हुई है। उसके इतना कहते ही मान्यता उसके सीने पर हाथ रख कर कहती है, हाँ, शायद तुम बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई है मुझे कि तुम मुझसे प्यार करते हो। वो इतना कहते ही लड़खड़ा कर गिरने वाली होती है कि तभी वो शख्स उसकी कमर से उसे थाम लेता है, लेकिन उस शख्स को जो ड्रग्स दिए गए थे वो उस पर अब हावी होने लगा था और वो भी लड़खड़ा कर मान्यता को लेकर बेड पर गिर जाता है। दोनों बेड पर थे। मान्यता उस शख्स के ऊपर थी और उस शख्स की बॉडी में कुछ होने लगा था। वहीं ड्रग्स की वजह से उसकी आंखें बंद और खुल रही थी। वो जैसे ही मान्यता को देखता है तो उसकी खूबसूरती को देखता ही रह जाता है, या यूँ कहे कि वो मान्यता में ही अब गुमसा होने लगा था। वही मान्यता उस शख्स को आकाश समझ रही थी। उसे तो कुछ होश ही नहीं था, क्योंकि उसने ड्रिंक ही इतनी कर ली थी। मान्यता उसके चेहरे पर हाथ रखते हुए कहती है, तुमने मेरे साथ जो किया वो अच्छा नहीं किया जान। तुम मुझसे वादा करते रहे प्यार करने का और रात उस तान्या के साथ बिता रहे थे। वो जो कुछ भी कह रही थी वो शख्स समझ ही नहीं पा रहा था। तभी वो झट से दूर होकर बेड पर बैठ जाता है और अपना सिर को पकड़ लेता है। उसकी पूरी बॉडी अब गर्म होने लगी थी। वो अपनी शर्ट को जल्दी से रिमूव कर नीचे फर्श पर फेंकता है। तभी मान्यता उसकी कमर पर तकिया मारती है और चिल्लाते हुए कहती है, ये तुमने सही नहीं किया आकाश मेरे साथ, मैं तुम्हारा बहुत बुरा हाल करूँगी। वहीं वो शख्स जो खुद इतना परेशान था और मान्यता की इस हरकत पर वो मान्यता को घूरते हुए अपनी गहरी आवाज़ में कहता है, तुम जो भी हो ये तमाशा बंद करो। मैं तुम्हारा कोई जानवान नहीं हूँ और ना ही मैं कोई आकाश हूँ। इतना कहते हुए वो बाथरूम की तरफ जाने के लिए अपनी कदम बढ़ाता है, जिसे देख मान्यता बेड से उठकर भागते हुए जल्दी से उस शख्स के पास जाती है, लेकिन वो लड़खड़ाते हुए उस शख्स के सीने से ही लग जाती है। वहीं वो शख्स भी उसे संभालने के लिए उसकी कमर पर हाथ रखता है। दोनों के चेहरे बिल्कुल करीब थे। दोनों की गर्म सांसें एक दूसरे को महसूस हो रही थी। दोनों की नज़रें भी एक दूसरे से मिल चुकी थी। वहीं वो शख्स ड्रग्स के कारण और मान्यता को अपने इतने करीब पाकर अपने आप को काबू नहीं रख पा रहा था और उसने अपने होठ को आगे बढ़ाते हुए मान्यता के होठों पर रख दिया। वही मान्यता भी अपनी आंखें बंद कर उसके बालों में अपने हाथ फेरने लगी। उसके होठों को अपने होठों पर महसूस कर रही थी। एक ड्रग्स के नशे में था तो एक ड्रिंक्स के नशे में, और इसी कारण कहीं ना कहीं दोनों अपने होश खो चुके थे और बेकाबू हो चुके थे। दोनों एक दूसरे को बड़े पैशनेटली के साथ किस कर रहे थे। कब उन दोनों की किस पैशनेट से फ्रेंच किस में बदल गई उन दोनों को पता ही नहीं चला। वहीं दोनों जैसे ही एक दूसरे के होठों से दूर होते हैं तो दोनों को गर्म सांसें उन्हें एक दूसरे पर महसूस होने लगती है। वो शख्स मान्यता की आंखों में देखता है जो किसी मोती की तरह चमक रही थी, जिन्हें देख वो अपने होठों को मान्यता की नेक पर रख देता है। वही मान्यता की तो धड़कन तेज हो गई थी। वो अपने सिर को ऊपर कर गहरी गहरी सांसें लेते हुए उस शख्स के होठों को महसूस कर रही थी। तभी वो मान्यता को अपनी गोद में उठाकर उसे बेड पर लेटा
लेटाता है और लाइट्स को डिम कर देता है। मान्यता अपने हाथ को आगे बढ़ाकर उस शख्स को अपने ऊपर खींच लेती है। उसे आकाश की वो बातें याद आने लगी थी जो वो तान्या से कर रहा था। मान्यता अपनी आंखों में आंसू लाते हुए बड़ी मासूमियत से बोली, तुमने एक पल में मेरे सपनों को बिखेर कर रख दिया आकाश। क्या है उस लड़की में जो तुम्हें मेरे पास नहीं मिल रहा था? अगर तुम मुझे एक बार मुझसे वो सब मांगते तो मैं एक पल में तुम्हें वो सब कुछ सौंप देती। मान्यता अपनी बातें बहुत धीमी आवाज़ में कह रही थी। वहीं वो शख्स मान्यता के आंसू को साफ करता है और उसके गालों पर किस करते हुए मान्यता को पीछे लेटाता है। शायद उस शख्स ने मान्यता की बात नहीं सुनी थी, सिर्फ उसे उसके हिलते हुए होठ और उसकी आंखों से बह रहे आंसू को ही दिख रहा था। उस शख्स को बहुत बुरा लग रहा था कि उसके सामने इतनी खूबसूरत लड़की रो रही है। मान्यता अपने मन में बोली, आज मैं तुम्हें अपना सब कुछ सौंपने को तैयार हूँ आकाश। इतना कहते हुए वो उस शख्स के मुंह को ऊपर कर उसके होठों को चूमने लगी। वो शख्स अब मान्यता के गाउन को नीचे सरका कर उसकी बॉडी को अपने होठों से एक्सप्लोर करने लगा। वही मान्यता अपनी मुट्ठी को बेडशीट को कसे जा रही थी। वो शख्स मान्यता का क्लीवेज को छोड़कर अब नीचे की ओर जा रहा था, लेकिन उसके होठ अपनी हरकतें करना बंद नहीं करते कि तभी मान्यता के पेट पर किस के साथ बाइट कर नीचे की ओर किस करते हुए आने लगता है। इस वक्त मान्यता के पैर उसकी कैद में थे। वही मान्यता गहरी और तेज सांसें लेते हुए अपनी कमर को बेड से हल्का ऊपर उठा देती है। मान्यता की सिसकियाँ पूरे कमरे में गूंज रही थी, जो उस शख्स को और एक्साइटेड कर रही थी। उसने धीरे धीरे कर मान्यता के पूरे जिस्म पर अपने हाथ फिराने शुरू कर दिए, जिससे मान्यता खुद को बेकाबू होता हुआ सा महसूस कर रही थी। उसे अपने जिस्म पर खुरदुरे कुछ हाथ महसूस चलते हुए महसूस हो रहे थे, जो उन्हें आहें भरने पर मजबूर कर रहे थे। मान्यता उस शख्स के इस हरकत से अब अपना कंट्रोल खो चुकी थी। वो अब चाहती थी कि उसका आकाश अब उसमें समा जाए और उसे अपना बना ले। तो मान्यता ने अपनी मदहोशी भरी आवाज़ में कहा, अब मुझे और मत तड़पाओ प्लीज़। तान्या की मदहोशी भरी आवाज़ को सुनते ही उस शख्स ने मान्यता के शरीर से उसके गाउन को एक झटके में फाड़कर उसे दूर फेंक कर कहा, तुम्हें मेरे पास आने से पहले सोचना चाहिए था बेबी, क्योंकि अब तुम्हारे पास पछताने के अलावा और कुछ नहीं बचा है। इतना कहते हुए वह झुककर मान्यता के सीने को चूमने लगा। वह शख्स मान्यता को बड़े ही मदहोशी से प्यार किए जा रहा था, जो मान्यता को दर्द देने के लिए काफ़ी था और यह मान्यता के लिए आहें भरने के लिए काफ़ी था। मान्यता अपनी उंगलियां उसकी शख्स के बालों में फंसा कर बोली, अब इतना मत तड़पाओ ना प्लीज़, अब अपने आगोश में समा लो ना मुझे, अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं हो रहा। मान्यता के इतना कहने पर शख्स ने एक बार मान्यता के चेहरे को गौर से देखा, फिर अपने बेल्ट पैंट से निकाली और पैंट के साथ वो बाकी कपड़ों को निकाल कर बेड के नीचे फेंक दिया। अब दोनों बेड पर बिना कपड़ों के थे। वहीं वो शख्स मान्यता के ऊपर था तो मान्यता के दोनों हाथ उसकी कमर पर चल रहे थे। वो शख्स मान्यता के इतने करीब होने के कारण अपनी बॉडी की गर्माहट से छुटकारा पा रहा था, इसीलिए ही शायद वो मान्यता के इतने करीब आ चुका था। वही मान्यता भी उसे रोकती नहीं, बल्कि वो खुद उसका उतना साथ दे रही थी, उसे खुद में समाने के लिए उसे उकसा भी रही थी। मान्यता उस शख्स के एब्स पर अपने होठ रख उसे किस करने लगती है और फिर उस शख्स की नेक पर किस करते हुए बाइट करती है, जिससे वो शख्स मान्यता को पलटकर और ज़्यादा बेकाबू होकर उसे चूमने लगता है। उसके पूरे पीठ पर वो चूमते हुए उसे लव बाइट दे रहा था। तभी उसने मान्यता के पूरे पीठ पर किस और बाइट से भर दिया, तो उसने वापस से मान्यता को पलटकर सीधा बेड पर लिटाया और फिर उसने अपने पैंट से जो बेल्ट निकाला था उसे लेकर मान्यता के हाथों को बेड के क्राउन से बांध दिया। फिर वह पूरी तरह से मान्यता के ऊपर आता है, जिससे मान्यता को उस शख्स की बॉडी
खुद पर साफ फील हो रही थी, जिससे मान्यता भी पूरी तरह से मदहोश होकर उस शख्स से पूरी तरह से लिपट गई और वो शख्स जैसे उसे आगोश में समाने के लिए बहुत ही ज़्यादा व्याकुल हो रहा था। वो एक नज़र मान्यता के चमकते चेहरे को देखता है, लेकिन रक्स के कारण उसे सब धुंधला धुंधला सा नजर आ रहा था। उसने मान्यता के हाथ को खोला और एक झटके में मान्यता को अपने आगोश में पूरी तरह से समा लिया, जिससे मान्यता बेडशीट को अपनी मुट्ठी में कसते हुए अपनी कमर को ऊपर उठा लेती है, जिससे उसके मुंह से हल्की सी आह निकलती है। उसकी आंखों से आंसू आने लगते हैं, जिससे वह शख्स बार बार अपनी धुंधली हुई आंखों से अपने हाथों से मल मल कर मान्यता का चेहरा देखना चाहता था। वह उसके चेहरे को देखना चाहता था, जिस पर अभी उसकी वजह से दर्द, तकलीफ और एक्साइटमेंट सारी दिख रही थी, लेकिन नशे की वजह से उसकी धुंधली आंखों में उसका चेहरा वो देख ही नहीं पा रहा था। लेकिन वह इस आवाज़ को अपने दिल और दिमाग में बसा रहा था। वही मान्यता की आवाज़ें उस शख्स को बेकाबू बना रही थी। वो अपने मूवमेंट को तेज किए जा रहा था, जिससे मान्यता के मुंह से सिसकियों के साथ अब चीखें भी निकल रही थी, लेकिन अब वो शख्स रोकने के लिए कुछ कर भी नहीं सकती थी। बस उसके दिए इस दर्द को वो बर्दाश्त कर सकती थी। वहीं रूम में अभी भी उन दोनों की आवाज़ें गूंज रही थी। दोनों कई घंटों तक एक दूसरे के साथ प्यार करते रहे। तभी एक बार फिर से उस शख्स ने मान्यता की कमर को होल्ड किया और तभी उसे महसूस हुआ कि वो और मान्यता अब एक साथ थक चुके हैं। सुबह के 4 बजे मान्यता उस शख्स के सीने पर ही लेट जाती है और अपनी आंखें बंद कर लेती है। वहीं वो शख्स भी अपनी थकी हुई आंखों को बंद कर मान्यता को अपने ऊपर लिए अपनी बाहों में भरकर सो जाता है। सुबह 10 बजे मान्यता नींद में ही कब धीरे धीरे बेड पर आ जाती है, उसे तो पता ही नहीं चलता। वहीं वो शख्स भी नींद में करवट बदलता है, जिससे उसकी आंखें खुल जाती है। तो दोस्तों, ये कहानी यहीं तक रहने देती हूँ। ये आपके लिए मैं न्यू स्टोरी लेकर आई हूँ। कमेंट करके बताना आपको स्टोरी कैसी लग रही है, तो मैं इसका नेक्स्ट पार्ट कल ज़रूर डालूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।